हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ये जो पूरा चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक डायरेक्ट प्रपोर्शन में डिवाइड हुआ है और एक इनवर्स प्रपोर्शन में। लेकिन उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं और समझ लेते हैं कि यार ये डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन होता क्या है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर अगर ऐसा लिखा रहा भाई साहब कि अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन आया है, ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, अब इसका मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ पर ऐसा लिखा है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अब ये जो साइन है, सिंबल है, इसे आप कह सकते हो प्रोपोर्शनैलिटी साइन, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब प्रपोर्शन मतलब क्या होता है कि अगर एक चेंज होगा तो दूसरा चेंज होगा। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन ये क्या है? प्रपोर्शन का मतलब समझ में आ गया कि यार अगर एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा। लेकिन ये डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो दूसरा भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर एक आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो दूसरा भी आपका इंक्रीज़ होगा। तो अब जैसे मान लो कि एक, अगर मैं एग्जांपल आपके लिए लूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि शुगर की, अगर आप किसी भी चीज़ में, अगर आप किसी भी चीज़ में शुगर ऐड करते हो, शुगर आप ऐड करते हो, तो अगर शुगर जितना आप ऐड करोगे उतना ही उसका स्वीटनेस बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपने चाय बनाना है और चाय में आप शुगर पहले थोड़ा सा डालो तो ऑब्वियसली चाय थोड़ी सी मीठी होगी। जैसे जैसे आप शुगर बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे वो मीठी होती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चाय पीने लायक नहीं होगी। तो उसी को कहते हैं यार कि अगर एक चीज़ को बढ़ाओगे आप तो दूसरी चीज़ अपने आप बढ़ेगी। इसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब इसी का अगर आप एग्जाम्पल देखो ना तो आपके एक टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कि यहाँ पर इसने एक सर्कल लिया है, यहाँ पर इसने एक सर्कल लिया है, इसने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन ड्रॉ की है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि एक डायमीटर लिया है। तो एक सर्कल के अंदर आप अगर एक डायमीटर करोगे तो दो पार्ट्स हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप एक के बजाय दो लाइन लोगे तो ये चार पार्ट्स दे देगा, तीन लाइन ले लोगे तो सिक्स पार्ट्स दे देगा, और ये फोर लाइन ले लोगे तो आप एट पार्ट्स दे देगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लाइन बढ़ा रहा हूँ तो इसके साथ मेरे पार्ट्स भी तो बढ़ रहे हैं ना। तो यही पर यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आप एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली बढ़ेगी। इसे को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब सेकंड हम लोग चेक देख लेते हैं कि यार इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। अब मैंने जैसे देख लिया कि यार प्रपोर्शन है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो लगना ही लगना है, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अगर मैंने देखा यार इनवर्स डायरेक्ट के अगर मैं पहले देख रहा हूँ कि क्या है, तो ये प्रपोर्शन के पहले इनवर्स है डायरेक्ट का, तो हम लोग ने समझ लिया कि क्या है, एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। तो इनवर्स प्रपोर्शन क्या है कि अगर आप एक चीज़ बढ़ाएंगे, जैसे ए है, तो वो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका मतलब ये है, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। अभी आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। तो इसका अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो एक अच्छा सा एग्जांपल ये हो जाएगा कि आपको समझिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट से, मान लो कि आपका ये घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है। ठीक है, आपका ये घर है, ये पॉइंट आपका घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है। अगर आप यहाँ से अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है आपको, तो ऑब्वियसली अगर आप चल के जाते हैं तो मान लो 5 मिनट्स लगेंगे आपके घर से आपके फ्रेंड के यहाँ तक। अगर आप चल के जा रहे हैं तो 5 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, ए आपका घर है, बी आपके फ्रेंड का घर है, तो आप यहाँ ए से बी जाएंगे चल के तो 5 मिनट्स लगेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि यार आप एक काम कीजिए, चल के मत जाइए, भाग के जाइए, तो ऑब्वियसली एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि चल के जाने में और भाग के जाने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं चल के जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड कम है और मैं भाग के जा रहा हूँ तो स्पीड ज़्यादा है ना। तो अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, ध्यान से देखना, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम मेरे लिए कम लगेगा। जहाँ मैं 5 मिनट में पहुँच रहा था, हो सकता है कि मैं अब 3 मिनट में ही पहुँच जाऊँ, हो सकता है कि मैं 3 मिनट में पहुँच जाऊँ या फिर 2 मिनट में ही पहुँच जाऊँ, क्योंकि अब तो मैं भाग के जा रहा हूँ। इसका मतलब यही होता है कि अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम आपके लिए कम लगेगा। ये इसका एग्जाम्पल है। या फिर आप एक और एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है, अगर आप इसको चेक करें तो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये काम करने का है। ठीक है, यहाँ पर इनको एक काम दिया गया था कि यार अपने को 90 पेड़ लगाने हैं। ठीक है, 90 पेड़ लगा 90 ट्रीज़ लगाने हैं, आपको 90 ट्रीज़ प्लांट करने हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अगर आपके पास 90 ट्रीज़ लगाने हैं और आपके पास वॉलेंटियर जो है 15 है, तो एक वॉलेंटियर एक ट्री लगाता है। ठीक है, तो वो कितने दिन में ट्रीज लग जाएगा। तो मैं यहाँ से अगर मैं डिवाइड करके देखूँ तो 15 वन ज़ा 15 सिक्स ज़ा 90 होगा। तो मुझे पता चलेगा अगर 15 वॉलेंटियर है तो 6 डेज़ लगेंगे।
ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ज़्यादा लोग हैं तो कम दिन लगेगा। अगर अब देखिए काम तो सेम ही रहने वाला है, 90 ट्रीज लगाने ही लगाने हैं हमें। अब मेरे पास 15 लोग हैं तो 6 डेज में ही काम हो जाएगा। और अगर मेरे पास, अगर मान लीजिए 90 ट्रीज लगाने, अब मेरे पास जो 15 थे, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 बचे हैं, 10 लोग हैं मेरे पास, 10 वॉलेंटियर्स हैं। अब कितने दिन लगेंगे? तो मैं देख रहा हूँ कि अगर एक चीज़ को मैं कम कर रहा हूँ तो ये दिन जो है, जहाँ पर 6 डेज लग रहे थे अब वो 9 डेज लगेंगे। समझे? इसका मतलब यही है कि यार अगर एक चीज़ बढ़ाओगे आप तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, या फिर दूसरी चीज़ बढ़ाओगे तो पहली चीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ़ 7 kg ऑफ अनियन कॉस्ट 140 रुपीज़, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ऑफ अनियन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि, फर्स्ट क्वेश्चन का देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यार अगर मुझे 7 kg अनियन लेना है तो वो मुझे 140 रुपीज़ का होगा। ठीक है, 7 kg अनियन ले रहा हूँ तो ये मुझे ये 140 रुपीज़ का आएगा। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर मैं 7 kg ना लेकर 12 kg ले लूँ तो कितने का होगा, तो कितने का होगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका मतलब समझे कि अगर 7 kg है तो 140 रुपीज़ का, तो 12 kg अनियन लेना है मुझे तो कितने रुपए का होगा। अब ये मुझे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए ना दो मेथड होता है। जैसे कि अगर आपको पहले आपको ऊपर चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये प्रॉब्लम सेट 37 है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 37 है। अब ये बता रहा है कि 7 kg 140 है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो 7 के किस टेबल में 140 आएगा। यार ये टेबल शायद बड़ी होगी आपके लिए, तो ठीक है कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, यहाँ पर जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो को हाइड कर दीजिए। ऐसे ज़ीरो को अगर हाइड कर देंगे तो आपको ये 14 दिखता होगा, 14। तो 7 के टेबल में अगर मैं चेक करूँ तो 14 ज़रूर आता है। 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ऐसे एक एरो बना के, ठीक है, ऐसे एक कर्व बना के, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 लिखता हूँ तो 7 2 ज़ा 14 हो रहा है। तो ये ज़ीरो बच रहा है, तो ज़ीरो को मैं चुपचाप यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ज़ीरो को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सिमिलरली मुझे नीचे भी करना होगा कि 12, जैसे ऊपर मैंने इंटू 20 किया है तो नीचे भी मुझे इंटू 20 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा 12 20 सा कितना होगा, शायद ये बड़ा टेबल है मुझे नहीं आता होगा, तो मैंने कहा फिर से ज़ीरो को हाइड कर लीजिए आप। अगर ज़ीरो को हाइड कर लेते तो आपको दिख रहा होगा कि 12 इंटू 2 दिख रहा है। तो मैंने कहा हाँ, तो 12 इंटू 2 कितना होगा, तो ये तो मुझे पता है यार, 12 2 सा 24 होता है, 12 2 सा 24 हो रहा है। और ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो को लास्ट में आप ऐसे लिख देना। तो मुझे आंसर इसका आ गया ₹240। ठीक है, इसका आंसर मुझे आ गया ₹240। या ये तो देखिए ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं आप, सेकेंड मेथड ये यूज़ कर सकते हैं कि यार अगर मुझे एक, इस सेकेंड मेथड को यूज़ करने के लिए, ये बहुत ईजी मेथड है और आपके टेक्स्ट बुक में भी यही मेथड दिया है, लेकिन इसके लिए मुझे एक पहले से बात पता होना चाहिए कि अगर मुझे रुपीज़ दिया है, ठीक है, या फिर वेट दिया है तो मुझे बेस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, रुपीज़ दिया है, वेट दिया है, तो बेस में लिखना पड़ेगा। और ऐसा हो कि यार रुपीज़ और वेट दोनों दे दिया हो एक ही टाइम पे, तो एक काम करना पड़ेगा, रुपीज़ मुझे नीचे ही लिखना पड़ेगा और वेट ऊपर लिखना पड़ेगा। आपको मैं बता देता हूँ कैसे ही करना है। देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया कि 7 kg ऑफ अनियन कॉस्ट 140 रुपीज़, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं, यहाँ पर देखिए ये है डिवाइड का साइन है। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है। तो यहाँ पर देखिए अब दो पार्ट हो गया, एक नीचे और एक ऊपर, यहीं दो जगह लिख सकते कुछ भी। अब यहाँ पर मैंने रुपीज़ चेक करूँगा पहले, यहाँ पर लिखा है कि 140। ठीक है, 140 रुपीज़, 140 रुपीज़ 7 kg का। ठीक है, 7 kg ले रहा हूँ तो 140 रुपीज़ में इज़ इक्वल्स टू, क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैं 12 kg लूँ, ठीक है, 12 की देखिए kg ऊपर है तो kg ऊपर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर रुपीज़ नीचे लिख रहा हूँ तो रुपीज़ नीचे भी लिखूंगा यहाँ पर। तो कितने रुपीज़ का होगा ये तो मुझे पता नहीं है फिलहाल, इसी को मुझे फाइंड करना है। तो इसी को फाइंड करने के लिए मुझे ये अगर पता नहीं है तो मुझे चुपचाप यहाँ पर मुझे एक्स लिखना पड़ेगा पहली बार। ठीक है, तो एक्स लिख दिया मैंने, तो मुझे यहाँ से एक समझ में आ रहा है कि यार 3 वैल्यू दिया है, एक वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ आसानी से। तो एक काम करूँगा, अगर मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए तो एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू के वो साइड भेजूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 7 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12। अब ये 140 है ना, जैसे इसको आपने ऊपर ले लिया तो नीचे से इसको भी ऊपर ले लीजिए, तो 12 इंटू 140। ठीक है, 12 इंटू 140। अब मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्स का, तो ये जो साथ में मेरे है ना, इसको ये
इसको प्रॉब्लम ला देगा, इसलिए इसको मुझे हटा देना पड़ेगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12। अभी इसको जो है नीचे मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, इसके नीचे लेना पड़ेगा। तो 12 इंटू 140 अपॉन 7। अब मुझे इसको कट करना है, एकदम सिंपल सा टेबल होगा। देखिए अब यहाँ पर 0 को आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 7 के 12 में अगर मैं करूँ तो 7 के टेबल में 12 आता नहीं है, लेकिन 14 तो ज़रूर आता है ना। 140 दिया है तो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, 14 तो दिख रहा है मुझे, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। तो मैं टेबल पढ़ूंगा 7 1 सा 7 2 सा, और ये जो 0 है 0 को 0 ऐसे लिख दूंगा। अब मैं देखूंगा कि क्या बच रहा है मेरे पास, 12 इंटू 20 बच रहा है। अब मैंने कहा सिंपल सा कि 12 20 सा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 12 2 सा आ रहा है, मतलब 12 2 सा 24, और ये जो लास्ट का 0 है वैसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका ₹240, ठीक है, ₹240। ये एक दूसरा मेथड है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आपके सेकेंड में क्वेश्चन में करते हैं। तो अगर आप ये देखिए फर्स्ट वाला हमारा हो चुका है, आप सेकेंड वाला चेक करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ ₹600 बाय 15 bunches ऑफ फीड हाउ मेनी विल 1280 रुपीज़ बाय। इसका मतलब ये है कि अगर 15 बंचेस जो हैं, ठीक है, 15 बंचेस जो हैं मुझे 600 रुपीज़ में आ रहे हैं, ठीक है, 15 बंचेस 600 रुपीज़ में आ रहे हैं। तो कितने बंचेस जो हैं आएंगे 1280 रुपीज़ में, मतलब 1280 रुपीज़ में कितने बंचेस आ जाएंगे। तो इसको करने का एकदम सिंपल सा तरीका देखिए, मैंने आपको जिसे पहले बता चुका हूँ, ये सेकंड वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यार 15 बंचेस अगर मैं लेता हूँ तो 600 रुपीज़ के, तो अगर मेरे पास 1280 रुपीज़ है तो कितने बंचेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका अगर आंसर आप निकालते हैं तो एकदम सिंपल सा देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि यार अगर देखिए ये मुझे करना पड़ेगा कि डिवाइड वाला साइन मुझे बनाना पड़ेगा, और मुझे पता है कि यार यहाँ पर रुपीज़ जो होगा, पहले देखिए पहले स्टेटमेंट मुझे पकड़ना है, ये दो स्टेटमेंट दिया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो मैंने कहा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखूंगा, जो रुपीज़ है वो रुपीज़ नीचे आएगा, तो 600 नीचे लिख दिया मैंने, और ऊपर जो आएगा बचा हुआ क्वांटिटी आएगा, मतलब जो नंबर है ऊपर आएगा, तो 15 जो है ऊपर आ गया। तो इस इक्वल्स टू, अब सेकेंड मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर कितने बंचेस है, ये तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, बंचेस दिया ना, बंचेस ऊपर भी बंचेस लिखा है तो ऊपर भी बंचेस लिख दूंगा। तो यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स मुझे फॉलो मतलब फाइंड करना है, ठीक है, मुझे पता नहीं क्या है लेकिन मैंने लिख दिया एक्स, इसी में मुझे फाइंड करना है। तो नीचे लिखूंगा 1280, क्योंकि नीचे रुपीज़ लिखा हो तो नीचे भी रुपीज़ लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब मुझे चाहिए वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्स का। तो ये जो 1280 यहाँ पर शो कर रहा है आपको, 1280 रुपीज़ दिख रहा है, उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो देयरफॉर ये जो वैल्यू है इसको मैं लेफ्ट साइड में अगर मैं भेज दूँ तो यहाँ पर जो ये डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 1280 डिवाइड बाय 600, ठीक है। अब देखिए एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ पर। अभी अगर मान लो कि 600 का टेबल नहीं आ रहा है, 15 का टेबल नहीं आ रहा, 1280 का क्या करें, तो आप एकदम देखिए अगर इसके पास एक ज़ीरो है और इसके पास एक ज़ीरो है, ये चुपचाप कट जाएंगे, ठीक है। और अगर मुझे बेसिक सा टेबल अभी आता होगा ना, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 15 1 ज़ा और 15 4 ज़ा 60, ठीक है, 15 1 ज़ा 50, 15 4 ज़ा 60। तो मेरे पास अगर देखें तो यहाँ पर बच रहा है कि 128 अपॉन 4। अब इसका अगर आप टेबल इसका अगर आप डिवीजन करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 का पूरा खत्म हो गया। अब बचा क्या, 8 बचा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो मुझे मालूम, देखिए पूरा कट गया, अब क्या आया, बस 32 आया मेरे पास। तो मुझे यहाँ से मालूम पड़ गया कि x का जो वैल्यू है 32 बंचेस, ठीक है, 32 बंचेस आ रहे हैं, बंचेस ऑफ फीड। तो आइए अभी थर्ड वाला चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि फॉर 9 काउस 13 kg 500 ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मेनी विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। अब क्वेश्चन का ये मतलब है, थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर होगा, ये कह रहा है कि अगर 9 काउस है ना तो वो कितना खाएंगी, 13 kg 500 ग्राम। तो अगर मेरे पास 12 काउस हैं तो वो कितना खाएंगी, ये क्वेश्चन का मतलब है।
ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, देखिए अगर आपको ये बता देता हूँ, देखिए अगर जो 13 kg 500 ग्राम है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13.5 kg, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ लिखा है कि 13, तो यहाँ पर देखिए ये यही बता रहा हूँ मैं कि 13 kg 500 ग्राम को आप 13.5 kg भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि अगर 9 काउज जो हैं 13.5 kg खा रहे हैं, तो 12 काउज होंगे तो वो कितना खाएंगे। तो सिंपल सा देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखो अगर वेट होगा या फिर रुपीज़ होगा तो वो ऑलवेज नीचे आएगा, राइट, बेस में आएगा। तो यहाँ पर मैंने डिवीजन का साइन किया और यहाँ पर मुझे पता है कि 9 काउज और 13 kg, अब kg है तो ये नीचे लिख, वेट kg मतलब वेट ही हो रहा है, तो ये मैं 13.5 जो है नीचे लिख देता हूँ। अब बचा क्या, 9 काउज, ठीक है। अब 9 काउज को ऊपर लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा पूरा हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट पूरा होने के बाद इज इक्वल्स टू डालूंगा। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि 12 काउज, और काउज है 9 काउज ऊपर, अगर काउ ऊपर लिखा हो तो यहाँ भी काउज मुझे ऊपर ही लिखना पड़ेगा 12, ठीक है। 12 काउज कितना खाएंगे वो तो मुझे पता नहीं, इससे निकालना, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर अब मुझे वैल्यू चाहिए, देखिए एक्स का वैल्यू चाहिए, तो मुझे एक्स को ये साइड लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्स को ये साइड लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि एक्स को मुझे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका देखिए, तो ये क्या बन जाएगा, 9 तो यहाँ ऑलरेडी था, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 12। ये जो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में है, इसको मुझे ये साइड लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो ये ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 13.5। अब मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्स का, ये 9 मेरे साथ इसके साथ क्या कर रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, मुझे एक्स अकेला चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स को अगर मैं एक साइड रख रहा हूँ, इसको अगर मैं यह साइड भेजना चाह रहा हूँ तो ये नीचे आएगा, ठीक है। 12 इंटू 13.5, तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में था तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9। अब ये इसको कैसे करें, थोड़ा सा देखिए, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन अगर मैं 15 का टेबल जानता हूँ ना, तो अगर मैं 15 का टेबल जानता हूँ ना, तो मेरे लिए देखिए एकदम आसान होगा कि 15 9 ज़ा 135 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया 13.5, मैं देखिए अगर बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर लिखते हैं, अगर मैं टेबल लिखता हूँ यहाँ पर 15 9 ज़ा, ठीक है, 15 9 ज़ा, तो 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी लिया मैंने, 9 1 ज़ा 9 और 4 13 होगा, ठीक है। तो 15 9 ज़ा 135 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 9 1 ज़ा 9, 15 ज़ा 135, इसका मतलब समझिए कि देखिए अगर कहा जा रहा है कि यार 2 इंटू 5 10 होता है, तो 5 इंटू 2 भी तो 10 ही होता है ना यार। इसी का यही मतलब है कि अगर 15 इंटू 9 करूँगा 135 आएगा, तो 9 इंटू 15 करूँगा तो भी 135 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था कि 13.5, तो मैं देख रहा हूँ लास्ट नंबर से कितने के बाद पॉइंट आ रहा है, एक नंबर के बाद। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट नंबर से एक नंबर के बाद पॉइंट ला के डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 1.5। अब मेरे पास क्या बचा कि 12 इंटू 1.5, ठीक है, 12 इंटू 1.5 बचा मेरे पास, तो इसको मल्टीप्लाई करना मुझे। तो इसका देखिए एकदम सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 12 1.5, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी है और ये 60, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, तो क्रॉस 2 और ये 1। अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो 0 8 1, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पर ना एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक ही पॉइंट था। मैंने कहा ठीक है, आंसर में भी मेरे पास एक नंबर के बाद पॉइंट डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा, मेरे पास बचा क्या, 18 बचा। तो इसका मतलब ये आया कि इसका आंसर 18 आया, ठीक है। 18 फिर क्या आएगा, kg। इसका आंसर मेरे पास आ गया 18 kg। इसका यही बता रहा है कि अगर 9 काउज हैं 13.5 kg खाएंगे, तो 12 काउज कितना खाएंगे, 18 kg, ठीक है। क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, 18 kg। ये आंसर हो गया। देखिए चलो देखिए यहाँ पर लिखा है कि फोर्थ वाला का क्वेश्चन आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया था कि द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज़, हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट।
इसका मतलब ये है, फोर्थ का, इसका मतलब ये है कि अगर आप 12 क्विंटल्स ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप 12 क्विंटल्स ले रहे हैं सोयाबीन, तो आपको 36,000 में आएगा, ठीक है, 36,000 रुपीज़ में आएगा। तो उसी तरीके से अगर आप 8 क्विंटल्स लेते हैं तो कितने में आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर 12 क्विंटल्स ले रहा हूँ तो 36,000 में आएगा, 8 क्विंटल्स लूँगा तो कितने रुपीज़ में आएगा। तो इसका सोल्यूशन एकदम सिंपल सा है। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट पकड़ना है, तो अगर जो रुपीज़ होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है। फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है कि रुपीज़ जो है वो ऑलवेज बेस में आएगा, ठीक है। मैंने कहा एक लाइन में अगर मैं यहाँ पर डिवाइड का एक लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो बेस में नीचे क्या आएगा, रुपीज़ आएगा, तो 36,000 आ गया। अब ऊपर ये जो बचा हुआ क्वांटिटी है तो 12 आएगा, ठीक है, 12 क्विंटल्स आ गया। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट पूरा होने के बाद मैं यहाँ पर इस इक्वल्स टू डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है 8 क्विंटल्स, क्विंटल अगर मैंने ऊपर लिखा तो यहाँ पे मुझे क्विंटल ऊपर ही लिखना पड़ेगा, तो 8 मैंने लिख दिया। यहाँ पर पूछा है कि रुपीज़ कितना लगे, मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्स लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे वैल्यू चाहिए एक्स का, तो मैं इसे यहाँ पर यहाँ पर देखिए, इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 36,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्स का। ये जो 12 है यहाँ पर ये हिंड्रेंस का काम कर रहा है, प्रॉब्लम ला रहा है, इसको मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं एक्स को एक तरफ रखूँ बस, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 36,000। अब यहाँ पर ये देखिए, यह जो आपके पास मल्टीप्लाई होता, अगर मैं आपको इस 12 को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पर आके वो डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे कट करना है तो मैं सिंपल से देखिए, अगर मैं 12 के टेबल में 8 पढ़ूँ तो शायद ना आए, लेकिन 12 अगर देखिए 36 जो ये 000 है इसको हाइड कर दीजिए, जीरो को प्रॉब्लम जो होता है हाइड कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं 12 का टेबल पढ़ूँ तो 36 आएगा क्या, ठीक है। तो अगर मैं 12 का टेबल पढ़ूँ 36 आएगा, मैंने कहा हाँ यार, 12 वन सा 12 थ्री सा, ठीक है, 12 थ्री सा 36 तो आ गया। अभी क्या बचा, 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है, 3 जीरोस बचे, तो मैं कहा लास्ट में मुझे 3 जीरोस ऐसे लिख देना है, 1 2 3, ठीक है, 3 जीरोस आ गए। तो इसका मतलब ये है कि बता रहा है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जीरो अगर जीरो का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जीरो को ऐसे हाइड करके रख दीजिए। तो अब मुझे आ रहा है कि 8 इंटू 3, राइट, 8 3 सा 24, मुझे ये पता है कि 8 3 सा 24। मैंने कहा ठीक है, 8 3 सा 24, तो आपने बोल दिया। अब आगे मैंने कहा अब बाकी नंबर को आप गायब कर दीजिए। अब देखिए जीरो कितना है आपके पास, मैं देख रहा हूँ 1 2 3, 3 जीरो है मेरे पास, तो मैं लास्ट लूँगा 1 2 3, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा ₹24,000, ठीक है। आइए लास्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि 2 मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज़, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर देखो ये फिफ्थ वाला है, ठीक है, फिफ्थ वाला ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने 2 मोबाइल खरीदा है, ठीक है, 2 मोबाइल खरीदा है तो वो 16,000 रुपीज़ का आएगा, ठीक है, 16,000 रुपीज़ का आएगा। तो सिमिलरली अगर आपको ऐसे 13 मोबाइल्स खरीदने हैं तो वो कितने रुपीज़ का होगा, ठीक है, कितने रुपीज़ का वो होगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि यार अगर एक, देखिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कंसीडर करना है, डिवाइड का साइन बनाना है, तो रुपीज़ जो होगा वो बेस में लिखना है, 16,000 मैंने बेस में लिख दिया। अब जो बची हुई क्वांटिटी है उसे ऊपर लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोबाइल्स 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू, पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया, मैंने कहा ठीक है। अब 13 मोबाइल्स, मैंने कहा देखिए अगर ऊपर मोबाइल मैंने लिखा है तो 2 मोबाइल ही है ना, तो यहाँ पर अगर मोबाइल लिखूंगा तो ऊपर यहाँ भी मोबाइल लिखूंगा, तो 13 मोबाइल्स डिवाइड बाय कितने रुपीज़ हैं वो मुझे पता नहीं, तो मुझे एक्स लिखना पड़ेगा। तो अब मुझे चाहिए वैल्यू एक्स का, ठीक है, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो मैं एक्स को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पर ये जो डिवाइड हो रहा है इसको भी मुझे ये साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो डिवाइड होता है वहाँ पर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 16,000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्स का, तो यहाँ पर जो ये 2 है उसको मैं ये साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो जो ये देखिए ये मेरे पास जो 2 का वैल्यू है उसको मैं ये साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास एक्स बचेगा इज इक्वल्स टू 13 इंटू 16,000, ठीक है,
16,000 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2। अब मैंने कहा यार 2 का टेबल 13 में तो नहीं आने, 2 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ 13 तो आने से रहा, लेकिन अगर मैं 0 को हाइड कर दूँ तो दिख रहा हूँ 16 आ सकता है। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, ठीक है, 8 ज़ा 16 हो रहा है। अब ये 3 जीरोस बचे तो 3 जीरोस मुझे ऐसे ही लिख देने हैं, ठीक है, 3 जीरोस ऐसे लिख देने हैं। तो मेरे पास बचा क्या, 13 इंटू 8,000, ठीक है, 13 इंटू 8,000, ठीक है। अब ये 13 इंटू 8,000 कितना होगा, ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो मैंने कहा सिंपल सा फंडा लगाएंगे कि यार 13 इंटू 8 कर देंगे। 13 8 सा मुझे पता है कि 104 होता है, ठीक है, 13 8 सा 104। मैंने कहा ठीक है कि 104, उसके बाद क्या, ये जो 3 जीरो बचे थे उसे 3 जीरो आप लास्ट में लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रुपीज़ 1,04,000, ठीक है, 1,04,000 आपका ये आंसर है। तो इसका मतलब ये कि अगर 13 मोबाइल मुझे खरीदना है, 13 मोबाइल मुझे खरीदना है तो 1,04,000 रुपीज़ का वो होगा, ठीक है। थैंक यू।